बांग्लादेश में शेख हसीना के फॉल से भारत को होने वाले सिक्योरिटी चैलेंजेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज बात करेंगे कि बांग्लादेश एपिसोड से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। वो कौन सी गलतियां थी जिनके कारण बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। एक आम इंसान को क्या चाहिए? अपने और अपनी फैमिली के लिए एक डिसेंट फ्यूचर। लेकिन अगर देश में हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी, तो ऑफ कोर्स वो अपने डिसेंट फ्यूचर के सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। इससे उनमें डिससैटिस्फैक्शन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। वो प्रोटेस्ट करेंगे और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की मांग करेंगे। इसके बाद भी यदि लंबे समय तक अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को एड्रेस ना किया जाए तो ये सोशल अनरेस्ट को जन्म दे सकता है। गवर्नमेंट पर से लोगों का भरोसा उठ सकता है। वो रेजिम चेंज की मांग कर सकते हैं। बांग्लादेश में यही हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थे। जैसे ही फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन को रिस्टोर किया गया तो उन्हें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और कम होती हुई दिखी और प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जिनका अंत कैसे हुआ हम जानते हैं। शेख हसीना को जान बचाकर भागना पड़ा। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह होता है। फटने पर यह बड़ी से बड़ी सरकारों को गिरा सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट और वायलेंस के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ते हैं वैसे वैसे सोशल और पॉलिटिकल वायलेंस होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो बांग्लादेश के एग्जाम्पल से हमें सीखना चाहिए और देश में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को जल्द से जल्द एड्रेस करना चाहिए। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा कि कैसे भारत में मुट्ठी भर वैकेंसीज के लिए लाखों की भीड़ लग जाती है। कई बार तो क्लर्क की पोस्ट के लिए इंजीनियर, एमबीए, पीएचडी होल्डर्स तक अप्लाई करते हैं। इतना ही नहीं, जॉब्स की तलाश में कई लोग तो अपनी जान जोखिम में डालकर इजराइल तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका तर्क रहता है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ रहकर भी वो अपनी बेसिक नीड्स मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका सोचना है कि यहाँ जान गंवाने से अच्छा है वो इजराइल जाने का रिस्क लें। इजराइल आपको पता ही होगा इस वक्त वॉर में है। तो इकोनॉमिक हार्डशिप्स के चलते यदि लोग पैसा कमाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाने तक का जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाएं, तो सोचिए स्थिति कितनी गंभीर है। लोगों के पास काम नहीं है, इनकम का जरिया नहीं है, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। ऐसे में बस एक स्पार्क की जरूरत पड़ती है। जैसे ही ट्रिगर मिला, बड़ी अपराइजिंग्स देखने को मिल सकती हैं। लीडरशिप चेंज के लिए परफेक्ट कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं। इससे रूलिंग गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ने लगता है और ऑब्वियसली ऑपोजिशन पार्टीज के लिए अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाती है। वह जॉब क्रिएशन का प्रॉमिस करके इन प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने लगती है। अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स के चलते कई बार फॉरेन पावर्स भी रेजिम चेंज के लिए अनरेस्ट को कई तरीकों से सपोर्ट करती है। तो बात सीधी है, ऐसी कंडीशंस ही क्रिएट मत होने दीजिए जिन्हें फॉरेन पावर्स आपके अगेंस्ट यूज कर सकें। हमारे राइवल्स हमारी वीकनेसेस को ही तो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट को इमीडिएटली एड्रेस करने की जरूरत है। सिर्फ इस बात से काम नहीं चलेगा कि जीडीपी बढ़ रही है। जीडीपी तो बांग्लादेश की भी बढ़ी थी। शेख हसीना के अंडर डेफिनेटली देश की इकोनॉमी ग्रो हुई, लेकिन ये ग्रोथ जॉबलेस ग्रोथ थी। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब देश की जीडीपी बढ़ रही है लेकिन उसके प्रपोर्शन में जॉब्स जनरेट नहीं हो रहे हैं। इकोनॉमी तो एक्सपैंड हो रही है लेकिन जॉब्स स्टैग्नेंट हैं। तो हम सिर्फ इस बात से खुश नहीं हो सकते कि हम हर साल 6-7% से ग्रो कर रहे हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। सिर्फ इतना काफी नहीं है। हमें साथ में ये भी देखना होगा कि जॉब्स कितने % से बढ़ रहे हैं। ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी प्रोपोर्शनेटली बढ़े, देश में एक्चुअल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़े, लोगों की इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी बढ़े, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो, वो बेहतर ढंग से गुड्स और सर्विसेज एक्सेस कर पाएं और अपनी फैमिली के लिए बेटर फ्यूचर सिक्योर कर पाएं। पिरामिड के टॉप पर बैठे हुए लोगों के पास तो जरूरत से कई गुना ज्यादा ऑलरेडी है। बात तब बनेगी जब बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोगों का अपलिफ्टमेंट होगा और उनकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होंगी। ऐसा होने पर उन्हें एग्जिस्टिंग ऑर्डर को चैलेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं
कि फाइनेंशियल स्ट्रेन से उठने वाला फ्रस्ट्रेशन और वल्नरेबिलिटी ही आगे चलकर वायलेंस में कन्वर्ट होती है। लोगों के पास काम नहीं होगा तो वो क्राइम करने के लिए ज्यादा ससेप्टेबल होंगे। तो हमारे लिए ये सीख है कि समय पर करेक्टिव एक्शंस लिए जाने चाहिए। ऐसा ना करने पर एक्सट्रीम केसेस में नेशनल सिक्योरिटी भी थ्रेटन हो सकती है। जानते हैं करेक्टिव एक्शंस लेने में अक्सर देर कब हो जाती है? जब हमें इस बात का अंदाजा ही ना हो कि चीजें कितनी खराब हैं। ऐसा तब होता है जब हम ऐसे लोगों से घिरे हुए होते हैं जो हमारी हर बात से अग्री करते हैं, तो वो क्रिटिसिज्म करते ही नहीं हैं। इससे हमें ऑनेस्ट फीडबैक नहीं मिल पाता है, तो हमें लगता है सब चीजें ठीक हैं, और जब तक प्रॉब्लम की सीवियरिटी का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शेख हसीना पर भी ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने ऐसे लोग अपने आसपास रख रखे थे जो उनके गलत डिसीजंस को क्रिटिसाइज करने से बचते थे। डिसेंट के लिए कोई जगह नहीं थी। तो जब आपकी गलतियां ही पॉइंट आउट नहीं की जाएंगी तो आपको लगने लगेगा कि सब चीज ठीक ही तो है। ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट ना मिलने से अपना हर डिसीजन ठीक लगेगा। एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा। एग्जिस्टिंग बिलीफ्स और मजबूत होते जाएंगे। धीरे धीरे आप वार्निंग साइंस को इग्नोर करने लगेंगे और रियलिटी से दूर होते जाएंगे। तो हमारे लिए ये बड़ी सीख है कि जो अथॉरिटेरियन लीडर्स क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकते हैं, वो अपने आप को यस मैन से सराउंड कर लेते हैं और रियलिटी को देख नहीं पाते हैं। तो बाद में प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े, उसके लिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जरूरी है। जनरली लोग ऑटोक्रेटिक गवर्नेंस स्टाइल को पसंद नहीं करते हैं। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, मतलब ऐसे लोगों को चुनते हैं जो उनके बिहाफ पर डिसीजंस लें। लेकिन अगर लीडर्स लोगों के ओपिनियंस और नीड्स की परवाह किए बिना यूनिलैटरल डिसीजंस लेने लगें, डिसेंट को सप्रेस करने लगें, तो लोगों में रिसेंटमेंट बढ़ने लगता है। शेख हसीना पर आरोप लगते हैं कि वो आयरन हैंड से रूल करती थी, ऑपोजिशन पर क्रैकडाउन करती थी और अपनी पावर्स को अब्यूज करती थी। उन पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के भी आरोप लगे हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स की हैंडलिंग को लेकर भी कई सवाल उठे। बहुत से स्टूडेंट्स की जान जाने की वजह से लोगों में आक्रोश और बढ़ गया। एक टाइम पर आकर मिलिट्री ने गवर्नमेंट के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया, जिसके बाद हसीना के पास भागने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो हमारे लिए यह सीख है कि पावर जब चंद हाथों में कंसंट्रेट होकर रह जाती है तो चेक्स एंड बैलेंसेस खत्म हो जाते हैं। लीडर्स अनअकाउंटेबल हो जाते हैं, इससे वो करप्ट हो जाते हैं और पावर को अब्यूज करने लगते हैं। आपने सुना होगा ना, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। एक्सेसिव पावर कंसंट्रेशन से लोगों की राइट्स और फ्रीडम्स कर्टेल होने लगती हैं। इससे लोगों में रिसेंटमेंट बढ़ता है, जिसके कारण सोशल अनरेस्ट, प्रोटेस्ट्स और इवन वायलेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा पावर कंसंट्रेट करने से एरोगेंस आ जाता है, एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी आ जाती है। एब्सोल्यूट कंट्रोल होने से ये भावना आ जाती है कि हम हमेशा सही हैं, हमें सब पता है और दूसरों के ओपिनियंस की कोई जरूरत नहीं है। अथॉरिटी को क्वेश्चन करने वालों पर क्रैकडाउन किया जाता है। डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज जन्म लेने लगती हैं। दूसरों के प्रति डिस्ट्रिगार्ड बढ़ता है। ये डिस्ट्रिगार्ड हमारे एक्शंस, हमारे स्टेटमेंट्स में झलकने लगता है, जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। प्रोटेस्ट के दौरान शेख हसीना के स्टेटमेंट्स में लोगों को स्टूडेंट्स के प्रति डिस्ट्रिगार्ड दिखा। इससे उनकी अनपॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो हमारे लिए ये सीख है कि इवेंचुअली एरोगेंट लीडर्स की लेजिटिमेसी और पब्लिक सपोर्ट खत्म हो जाता है। आखिरी बात है कि पावर कॉन्सेंट्रेट नहीं करनी चाहिए, लेकिन देश की कलेक्टिव स्ट्रेंथ जरूर बढ़ानी चाहिए। हम जंगल से बाहर भले ही आ गए हों, लेकिन अभी भी जंगल हमारे भीतर मौजूद है और जंगल में बस एक ही कानून है, ताकत। तो राष्ट्र जितना ताकतवर बनेगा उतने फॉरेन इंटरफेरेंसेस कम होंगे। लीडर्स और फॉलोअर्स में एक फर्क होता है, ब्रॉड विजन। फॉलोअर्स का विजन बहुत नैरो होता है। वो ज्यादा से ज्यादा अपने और अपनी फैमिली के बारे में सोच पाते हैं। उनकी सोच इंडिविजुअल गेन्स तक सीमित रहती है, जबकि लीडर्स का विजन ब्रॉड होता है। वो इंडिविजुअल गेन्स की बजाय राष्ट्र के हित के बारे में सोचते हैं। अच्छे लीडर्स राष्ट्र के हित के लिए अपना इंडिविजुअल लॉस कराने से भी पीछे नहीं हटते। सारा करप्शन ही तब होता है जब कोई राष्ट्र की बजाय अपना हित देखने लगे।
जब ये भावना आ जाए कि अपना फायदा होना चाहिए भले ही राष्ट्र को नुकसान होता हो, ये चीज राष्ट्र को कमजोर करती है। और यदि आप कमजोर हैं तो ताकतवर देश तो आपकी बाह मरोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो हमेशा याद रखिए, स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। यूएस बांग्लादेश में इंटरफेयर कर ही नहीं पाता। अगर बांग्लादेश और ज्यादा मजबूत होता तो लीडर्स को पावर कंसंट्रेट करने की बजाय सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेके देश को पावरफुल बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। ये कुछ चीजें थीं जो हमें इमीडिएटली सीख कर इंप्लीमेंट करनी चाहिए। इसके अलावा हम बांग्लादेश एपिसोड से और क्या क्या सीख सकते हैं, कमेंट्स में बताइए।